नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पर स्वागत है। आज से हम सभी लोग अपनी जो उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर की क्लासेस हैं उनको आरंभ करेंगे। तो हमने जनवरी की कर रखी है। अच्छा, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए 1 साल का करंट अफेयर करीब तैयार होना आवश्यक है। तो अगर आप हालिया एग्ज़ाम जो भी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा कराए जा रहे हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो करीब 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के रखे जा रहे हैं। और वैसे भी अब एग्ज़ाम का पैटर्न जो है बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश की समसामयिकी भी चीज़ों में शामिल कर दी गई है। तो 2 से 3 क्वेश्चन करीब औसत रूप से अगर हम बात करें तो आ रहे हैं। तो इसके लिहाज से करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बारी बारी से हम सभी लोग करते रहेंगे। तो अगर 1 साल का आपको पढ़ना है तो जनवरी से हम लोग आरंभ करेंगे। तो जनवरी की हम लोगों ने कर रखी है करंट अफेयर की, जो भी आप प्लेलिस्ट है आप देख सकते हो उसमें। फरवरी के बाद मार्च, ऐसे करके हम सभी लोग करेंगे। तो करीब 1 महीने के करंट अफेयर में करीब 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन कुछ जो महत्वपूर्ण, जो बहुत ज़्यादा चर्चे में रहे, उसको हम सभी लोग कवर करेंगे। तो एक एक करके हम सभी लोग बात करेंगे। तो आइए, पहला हमारा प्रश्न क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यवाहक राज्य पुलिस प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। अच्छा, यह मंडी सचिव का चाहे एग्ज़ाम देने वाले भाई हों, या फिर एजीटीए का, या जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, पीसीएस, या फिर कह सकते हैं कि आरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला, उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी क्लासेस। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यवाहक राज्य पुलिस प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। आपके विकल्प हैं राम कुमार को, संतोष कुमार वर्मा को, प्रशांत कुमार को, सतीश महाना को। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महानिदेशक जो कानून एवं व्यवस्था जो प्रभारी हैं, प्रशांत कुमार को कार्यवाहक राज्य पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो किसे नियुक्त किया गया था? प्रशांत कुमार वर्मा को। अच्छा, ये दोस्तों फरवरी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। अगर चीज़ें अपडेट होती हैं तो आगे आने वाले जैसे मार्च या अप्रैल जब भी हम करेंगे तो उसमें उन चीज़ों को संशोधित करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फरवरी में महत्वपूर्ण खबर क्या थी कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यवाहक पुलिस प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। तो महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था जो प्रभारी थे, प्रशांत कुमार जी को कार्यवाहक राज्य पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। प्रशांत कुमार वर्मा थे कौन? तो प्रशांत कुमार वर्मा दोस्तों 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी थे। कौन थे? तो 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी थे। तो 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी थे, ठीक है। यह डीजी कानून व्यवस्था और डीजी आर्थिक अपराध शाखा का पद भी इनके द्वारा संभाला जाएगा। यदि किसी कारण से राज्य सरकार द्वारा उन्हें हटाया नहीं जाता है तो करीब मई 2025 में अपनी सेवानिवृत्ति तक कार्यवाहक डीजीपी के रूप में बने रहने की उनकी संभावना है, ठीक है। तो उनके द्वारा कौन कौन से पद संभाले जाएंगे? कानून व्यवस्था, डीजी कानून व्यवस्था, डीजी कानून व्यवस्था तथा डीजी आर्थिक अपराध शाखा। आर्थिक अपराध शाखा। अच्छा, अब पहले क्या होता था, सीधे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, परंतु पेपर का पैटर्न बदल रहा है तो थोड़ा डीपली आपको चीज़ों को पढ़ना होगा। वैसे सीधे तौर पर पढ़ सकते थे कि किसे जो आपका प्रश्न क्या है, सीधे पढ़ सकते थे कार्यवाहक राज्य का पुलिस प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो प्रशांत कुमार को। अब चीज़ें बदल गई हैं। अब कथन ये दे दिया जाता है, कथन 1, कथन 2, इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो आपको थोड़ा चीज़ें जितना ज़रूरी हो सकेगा आपको उतना थोड़ा गहराई से चीज़ों को पढ़ना होगा, ठीक है। तो खैर बात करते हैं कि किसी कारण से राज्य सरकार द्वारा अगर उन्हें हटाया नहीं जाता है तो मई 2025 तक वो अपनी सेवानिवृत्ति तक क्या रहेंगे? कार्यवाहक डीजीपी के रूप में उनके बने रहने की संभावना प्रबल है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण किस क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित कर रहा है। आपके विकल्प हैं कानपुर, ग्रेटर नोएडा, बरेली या फिर शाहजहांपुर। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ईडा के द्वारा क्या किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करे जाने की बात चल रही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, आपको इसको ईडा भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या कहते हैं? कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी दोस्तों सीधे तौर पर पूछा जाता है। और
तो ये औद्योगिक विकास प्राधिकरण किस क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करेगा? ग्रेटर नोएडा में करेगा। जो करेगा क्या? जो कैंसर की देखभाल के लिए गामा विकिरण सुविधा सहित जो भी आधुनिक तकनीकी सुविधाएं हैं उनसे सुसज्जित रहेगा। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में जेवर हवाई अड्डा जो आपका है उसके पास करीब 350 एकड़ के विशाल क्षेत्र में यह मेडिकल डिवाइस पार्क जो है नवाचार प्रतीक बनने के लिए तैयार होगा। तो ये हो गया। अब थोड़ा हम यीडा की बात कर लेते हैं। जो हमारा यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण है यीडा, इसकी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 के तहत दिल्ली से सटे उनके संबंधित कुछ अधिसूचित क्षेत्र हैं उसमें विकास के लिए बनाया गया। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम कब बना, ये कब पारित हुआ? तो वर्ष 1976 में पारित हुआ। ठीक है, उसी के अंतर्गत ईडा का निर्माण किया गया था। तो आप अधिनियम याद कर लीजिए। कभी कोई पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है या सही मिलान कीजिए, तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 में बना। तो जो दिल्ली वाले इलाके हैं उससे सटे हुए जो भी अधिसूचित क्षेत्र हैं उनके व्यवस्थित विकास के लिए इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? जो उत्तर प्रदेश सरकार है हमारी उसके द्वारा वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? आपके विकल्प हैं 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक मनाया गया। तो इसका विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया कि आग से बचाव के जो भी उपाय हैं उसके बारे में जन जागरूकता को फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य भर में 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक क्या हुआ? वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया? जो भी आग, जैसे अभी आप लोग अगर हालिया खबरों पर आप सभी लोगों की नज़र होगी तो देख रहे होंगे अमेरिका में किस प्रकार से आग के द्वारा काफ़ी जान माल की जो भी नुकसान है पहुंचाया जा रहा है लगातार। अभी भी उस पर काबू मेरे ख्याल से नहीं पाया गया है। तो उसी के मतलब देखा जाए तो इन चीज़ों की जागरूकता भी लोगों में व्यापक स्तर पर होनी चाहिए। तो खैर आग से आग से बचाव के लिए जो भी जन जागरूकता फैलाई गई उसके लिए 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलाया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में यह काफ़ी चर्चे में भी बना हुआ है वन अग्नि को लेकर के, तो इसको ज़रूर याद रखें। इंपॉर्टेंट है, 1 फरवरी से 7 फरवरी तक वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चल रही है। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे जैसे कुंभ मेला इस वक्त चल रहा है, तो कुछ कुंभ मेले से रिलेटेड 2 पेपर्स में प्रश्न आ चुके हैं यूपी SSC के द्वारा। एक जो एक्सरे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें संभवतः आया था, एक किसी अन्य एग्ज़ाम में आया था। तो आप लोग अपनी जो हालिया में बहुचर्चित खबरें उस पर भी नज़र बनाए रखें। और अगले अगर कुछ मुख्य बिंदुओं की हम बात करें, निगरानी और नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करने के लिए लखनऊ में जो विभाग प्रमुख एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालयों में एक समर्पित अग्नि नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसमें 3 शिफ्ट कर्मचारियों की तैनाती होगी। जो 25 कितने शिफ्ट कर्मचारियों की? तो 3 शिफ्ट कर्मचारी इसमें तैनात होंगे। तीन शिफ्ट कर्मचारी इसमें तैनात होंगे जो 24/7 कार्य करेंगे। ठीक है, संचालन करते हुए नियंत्रण कक्षों के विभिन्न श्रेणियों में जानकारी दर्ज करेंगे और अगर कोई घटना उन्हें पता चलती है तो उस पर शीघ्र ही कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा और त्वरित कार्रवाई करी जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार के आतंकवाद निरोध दस्तक ने किसे गिरफ्तार किया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो आतंक निरोध का जो दस्ता है उसने किसको गिरफ्तार किया? आपके विकल्प हैं दिनेश वर्मा, राम नायक, आरती यादव या फिर सत्येंद्र सिवाल। सत्येंद्र सिवाल को गिरफ्तार किया गया। जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो आतंकवाद निरोध दस्ता ने मॉस्को में नई दिल्ली में राजनयिक मिशन के सुरक्षा सहायक जो सत्येंद्र सिवाल हैं उनको गिरफ्तार किया, इसके द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो आपके लिए इतना पर्याप्त है, बस ऐसे याद रखिए। बाकी कुछ ज़्यादा इसमें गहराई से पढ़ने वाली चीज़ें हैं नहीं। तो आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का बजट वर्ष 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये 2024-25 की बात की जा रही, उस समय हालिया में बजट प्रस्तुत किया गया था। अब तो खैर
अगला हमारा बजट आने वाला है अभी हाल ही में। जब बजट आएगा तो उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे हम सभी लोग क्लासेस करेंगे। सुरेश कुमार खन्ना, निर्मला सीतारमण या फिर स्मृति ईरानी या मायावती जी के द्वारा, तो किसके द्वारा प्रस्तुत करा गया? वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जो हमारे जो मंत्री थे वित्तीय, उनके द्वारा बजट हमारा प्रस्तुत करा गया था। अच्छा, जब जिन भाइयों ने आर का एग्ज़ाम दिया होगा उसमें बजट से लेकर के एक प्रश्न आया हुआ था, तो याद करना जरूरी भी है। बजट से लेकर के सीधे तौर पर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कब पेश किया गया था? 5 फरवरी 2024 को कब पेश किया गया? हालांकि तारीख वगैरह तो खैर नहीं पूछता है कि कब पेश किया गया। 5 फरवरी 2024 को पेश हुआ था। और उसमें आर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि कुल बजट का आकार कितना है, और इसको कोई एक और पॉइंट दिया गया था, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। खैर कुल व्यय कितना था? तो मेरे ख्याल से अभी इतना पुराना बजट पढ़ने का कोई ज़रूरत है नहीं। जो कुछ मुख्य योजनाएं हैं उसको याद रखिए। जैसे कि राज्य कृषि विकास योजना, जो राज्य कृषि विकास योजना थी आपकी, अगर इसमें कोई बढ़ोतरी की जाएगी, अब जब हालिया का बजट पेश होगा तो उसको हम सभी लोग विस्तृत रूप से करेंगे। राज्य कृषि विकास योजना, इसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित करे गए थे। कितने आवंटित किए गए थे? तो 200 करोड़ रुपए का प्रावधान करा गया था। अच्छा, ये पूछा जाता है कि यूपी एग्रीस योजना किसके द्वारा समर्थित है? तो विश्व बैंक के द्वारा। एग्रीकल्चर भाइयों के लिए, जो भी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि विश्व बैंक द्वारा सहायतित या समर्थित यूपी एग्रीस योजना, कौन सी? तो यूपी एग्रीस योजना इसके लिए 200 करोड़ रुपए इसके लिए भी आवंटित करेंगे। तो ये पूछा गया है कि किस योजना को विश्व बैंक के द्वारा समर्थन प्राप्त या सहायता प्रदान है? तो यूपी एग्रीस योजना को समर्थन प्रदान है। और इसके लिए कितना बजट आवंटित करा गया? तो 200 करोड़ रुपए का आवंटन करा गया। ठीक है। प्रखंडों और पंचायतों में जो स्वचालित मौसम स्टेशन, स्वचालित वर्षा मापी यंत्र की स्थापना के लिए करीब 60 करोड़ रुपए का आवंटन करा जाएगा। प्रखंडों और पंचायतों में, वैसे जब उस वक्त बजट आया था तो हमने पूरी क्लासेस कराई अच्छे से। प्रखंडों और पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन, स्वचालित वर्षा मापी यंत्र, इसके लिए स्थापना के लिए कितना? तो 60 करोड़ रुपए। जो निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत जो भी लाभ प्राप्त करने वाले जो लाभार्थी हैं उनके लिए 500 रुपये से बढ़ा करके 1000 रुपये प्रतिमाह वो धनराशि कर दी गई थी। तो निराश्रित महिला पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को जो देय राशि थी उसमें बढ़ोतरी कर दी गई। देय राशि में कितनी? 500 रुपये से बढ़ा करके दोस्तों 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई। जो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का लक्ष्य क्या था? वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके उनको विभिन्न प्रकार की जो तकनीक सहायताएं हैं उनको उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का लक्ष्य कब से कब तक क्या था? 2024 से लेकर के 2025 के मध्य में 200 उत्पादक समूहों का गठन करा जाना चाहिए और जो भी विभिन्न प्रकार की तकनीकी सहायता है उन्हें प्रदान करा जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2023-24 का जो बजट था
उसका आकार करीब 6.90 लाख करोड़ रुपए था, जिसके अंतर्गत जो भी नई योजनाएं थी उसमें 32,721 करोड़ रुपए का आवंटन करा गया था, जो नई योजनाएं थी। तो खैर इधर लिख लेते हैं। मोटे तौर पर याद रखिए कि जो वर्ष 2023-24 में जो बजट पेश करा गया, उसका आकार कितना था? 6.90 लाख करोड़। और इसमें जो नई परियोजनाएं शामिल थी, नई योजनाओं के लिए 32,721 करोड़ रुपए का आवंटन करा गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अच्छा अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, तो उसमें चीज़ें रिलेटेड भी पूछी जा रही हैं। जैसे कि अब ये बजट के बारे में पढ़ रहे हैं तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये चीज़ें शामिल हैं, इस तरह के भी प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। तो अब हम सभी लोग थोड़ा और, अगर कहने का तात्पर्य है कि गहराई से पढ़ेंगे। आर्टिकल कौन सा? 112। इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 112 में क्या कहा गया दोस्तों? जो भारतीय हमारा जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसे क्या कहा जाता है? उसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपना बजट कहा जाता है। तो किसमें इसका उल्लेख मिलता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ये प्रश्न पूछा गया कि वार्षिक वित्तीय विवरण किस संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 112 के तहत। एक वर्ष के केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। एक वित्त वर्ष में सरकार की जो भी अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का जो विवरण होता है दोस्तों, वह चालू वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर के अगले वर्ष 31 मार्च तक का रहता है। कब से कब तक रहता है? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो ये थे जो भी हमारे बजट को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं और जो भी प्रमुख बिंदु थे उनको हम लोगों ने कवर करा। हालांकि ये बजट से संबंधित जो कुछ प्रमुख योजनाएं हैं इनको बस याद रखिए आप। अगर इनमें कोई बढ़ोतरी की जाती है तो उसमें बात करेंगे भी हाल ही में जब बजट पेश होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं योजनाओं के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम सभी लोग अपनी नज़र डालते हैं कि वर्ष 2024-25 के बजट में वर्ष 2024-25 के बजट में जेवर में जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? आपका विकल्प है 1,000 करोड़, 1,500 करोड़, 1,150 करोड़ या फिर 500 करोड़। तो इसका सही जवाब क्या है? वर्ष 2024-25 में जो वर्ष 2024-25 का बजट है, गौतम बुद्ध नगर में जो आगामी जो भी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके विकास के लिए 1,150 करोड़ रुपए आवंटित करे गए थे दोस्तों। ये काफ़ी चर्चे में बना हुआ है। ये भी जो पिछले कुछ महीने रहे उसमें भी काफ़ी चर्चे में रहा। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आपको उसको अपनी नज़र तले रखना जरूर है। तो खैर वर्ष 2024-25 में कितने बजट का आवंटन करा गया इसके लिए? तो 1,150 करोड़ रुपए का आवंटन करा गया। और जो अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके लिए कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित थे? तो 150 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे। यह भी काफ़ी चर्चे में रहा। प्रभु श्री राम जी के मंदिर को निर्माण के लेकर के ये अक्सर चर्चे में रहता है। तो ये भी पूछा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अयोध्या में स्थित है। ये अयोध्या में स्थित है। कितना आवंटित है इसके लिए? तो 150 करोड़ रुपए का प्रावधान करा गया था। उड़े देश का एक आम नागरिक, इससे संबंधित ये एक योजना है, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, तो इसी को लेकर के चर्चे में आई थी, उसी के लिए हम बात करेंगे। तो जो उड़े देश का आम नागरिक जो था, उड़ान कहने का तात्पर्य, उड़ान का पूरा फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो उड़े देश का आम नागरिक। इसे वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। क्या है? तो उड़ान है। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। तो इसकी शुरुआत कब की गई? तो वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत यह एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना के रूप में इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचायतों की जो राजस्व प्राप्तियां सबसे ज़्यादा पंचायती राज संस्थानों का वित्त शीर्षक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? इससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर हम यह जान लेते हैं कि अभी हाल ही में लखनऊ को 1500 जो एकड़ की एरो सिटी मिली थी। ठीक है, तो मान लीजिए पूछा जा सकता है कि एरो सिटी का संबंध किससे है? तो लखनऊ से है। आप ऐसे याद रखिए। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, उनको भी देख लेते हैं ज़रा। तो इसको आप याद रखेंगे कि लखनऊ को 1500 एकड़ की एरो सिटी मिलेगी। मैं नोट कर देता हूँ यहीं। लखनऊ को 1500 करोड़ की 1500 एकड़ है दोस्तों, 1500 करोड़ नहीं, 1500 एकड़ की एरो सिटी मिलेगी। एरो सिटी का जो नाम है इस तथ्य पर आधारित है कि वो आमतौर पर हवाई अड्डों के करीब स्थित रहेंगे। जो एरो सिटी का जो नाम है इस बात पर आधारित रहेगा कि हवाई अड्डों के करीब स्थित होते हैं। हवाई अड्डों के करीब स्थित होते हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करते हैं। तो ये तो हो गया कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 1150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। खबर क्या थी कि 21 हवाई अड्डे जो हैं वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या बताया गया था कि 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनेगा। ठीक है, कितने? तो 21 हवाई अड्डों वाला। मुख्यमंत्री जी के द्वारा सूचित किया गया था। मार्च 2024 में, अगर हम मार्च 2024 तक की बात करें तो उसमें 5 और हवाई अड्डे बनेंगे।
जैसे जैसे कि आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट में एक एक हवाई अड्डा होगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो था वर्ष 2024 के अंत तक वाणिज्यिक परिचालन के लिए उसके खोलने की बात कही गई थी। उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य ऐसा होगा जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है कि 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन सा है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य। यूपी है। अन्य 4 की अगर हम बात करें तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ स्थित है? अयोध्या में स्थित है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कुशीनगर में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। तो इनको ज़रूर याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं यहाँ शॉर्ट रूप में लिखे दे रहा हूँ। महर्षि वाल्मीकि यहाँ नीचे नोट है, कहाँ पर स्थित है? तो अयोध्या में स्थित है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में ही स्थित है। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो क्या है महत्वपूर्ण बिंदु कि 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो भारत का एकमात्र राज्य होगा। तो उसके 5 कुछ, एक हो गया आपका नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एक हो गया आपका महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अयोध्या में स्थित है। कुशीनगर वाला कुशीनगर में ही स्थित है। और चौधरी चरण सिंह लखनऊ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। इम्पॉर्टेंट खबर है, तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि भी हाल ही में विमान क्षेत्र की तीव्रता पर जोर देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह बताया गया कि 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है। वर्ष 2024-25 के अंतर्गत क्या किया गया? जेवर में जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्मित करा जा रहा है, जिसे अभी दिसंबर में खोले जाने की बात की जा रही थी, तो 1150 करोड़ रुपये उसके लिए आवंटित करे गए थे। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 के अंत तक परिचालन के लिए खुलने वाला है। उत्तर प्रदेश जो है एक भारत का एक ऐसा मात्र राज्य होगा जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। अगर कुछ अन्य 4 की बात करें तो आपका जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में स्थित है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है, जबकि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। अब हम सभी लोग अपनी अगली खबर पर बात करेंगे, अगले प्रश्न की ओर, कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां सबसे ज़्यादा है। पंचायती राज संस्थानों का वित्त जो है शीर्षक या रिपोर्ट जारी करी गई थी, तो किसके द्वारा जारी की गई? आपके विकल्प हैं RBI, WHO, वर्ल्ड बैंक या फिर नाटो के द्वारा। तो किसके द्वारा जारी की गई थी दोस्तों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। RBI इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझते हैं। हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए RBI के द्वारा पंचायती राज संस्थानों का वित्त, यह शीर्षक है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये शीर्षक है, इसको भी याद रखिए। शीर्षक से रिपोर्ट RBI के द्वारा जारी की गई थी, ठीक है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको हम समझते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो राज्य सरकार की राजस्व हिस्सेदारी और अंतर राज्य की असमानताओं को लेकर के कुछ बातें कही गई थी। अपने अपने राज्य के जो राजस्व में पंचायतों की हिस्सेदारी क्या है? न्यूनतम बनी हुई है। कहने का तात्पर्य जो भी राज्य हैं उनके राजस्व में जो पंचायतों की हिस्सेदारी होती है, ठीक है, वह काफ़ी न्यूनतम है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पंचायतों की जो राजस्व प्राप्तियाँ हैं दोस्तों, राज्य के स्वयं के राजस्व का केवल 0.1% है, जबकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में यह
करीब 2.5% है, जो कि राज्यों में सबसे अधिक है। तो उसी को लेकर के आरबीआई के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी। क्या बात है कि आंध्र प्रदेश में जो पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां हैं, राज्य का जो स्वयं का राजस्व है उसका केवल 1%, 0.1% है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 2.5% है, जो कि अन्य राज्यों से कहीं अधिक है। और अगर कुछ अतिरिक्त आंकड़ों की हम बात करें तो केरल और पश्चिम बंगाल क्रमशः 60 लाख रुपए और 57 लाख रुपए प्रति पंचायत के औसत राजस्व के साथ सबसे आगे थे। असम, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, सिक्किम तथा तमिलनाडु प्रति पंचायत राजस्व का करीब 30 लाख रुपये से अधिक था। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, तो ये याद कर लीजिए कि पंचायती राज संस्थानों का वित्त किसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई, आरबीआई के द्वारा जारी की गई। अब पंचायती राज को लेकर के अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो पंचायती राज संस्थान को समझ लेते हैं थोड़ा। पंचायती राज संस्थान क्या है, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। कई बार संविधान के तहत सीधे अगर किसी चीज़ को लेकर के कोई विषय जोड़ा जाता है या हटाया जाता है या किसी चीज़ को लेकर के वाद विवाद होता है तो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने क्या करा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। तो खबर क्या थी, एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो पंचायती राज संस्थानों का वित्त है उसको उसके शीर्षक से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई आरबीआई के द्वारा। उसमें क्या कहा गया, काफ़ी यह देखा गया कि राजस्व की जो राज्य सरकार की जो राजस्व हिस्सेदारी और उसमें विभिन्न प्रकार की अंतर्राज्य असमानताएं मौजूद हैं। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की हम बात करें जिनका उल्लेख इस रिपोर्ट में करा गया, तो आंध्र प्रदेश में पंचायतों के जो राजस्व प्राप्तियाँ हैं उनके राज्य का जो स्वयं का राजस्व है उसका केवल 0.1% है, जबकि यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में करीब 2.5% के आसपास है, जो अन्य राज्यों से कहीं अधिक है। अब इसमें पंचायती राज संस्थान का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, और अगर आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का उल्लेख किया गया है दोस्तों, पंचायती राज संस्थानों को लेकर के। कई बार इससे सीधे तौर पर भी प्रश्न बने हुए हैं कि किस समिति के सिफारिश के आधार पर, इसका काफ़ी बार पूछा गया किस समिति के सिफारिश के आधार पर इसको लागू किया गया, कहाँ लागू किया, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न सीधे तौर पर यहाँ से पूछे गए हैं। तो इसको याद रखिए आप सभी लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट बिंदु है, खासकर इकोनॉमिक वाले सेक्टर से संबंधित। जैसे मंडी सचिव वगैरह उसमें इकोनॉमिक्स का एक अपना काफ़ी अलग भाग दिया गया है, तो उससे इस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जा सकते हैं दोस्तों। जैसे कि एक बार प्रश्न आया था कि ग्रामीण पंचायत प्रणाली के कितने स्तर हैं, तो 3 स्तर हैं। ठीक इस प्रकार भी प्रश्न पूछे गए यहाँ से। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 में पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1962 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था दोस्तों। कौन था, तो राजस्थान था। राजस्थान के नागौर जिले में।
राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1962 को लागू किया गया। लागू करने वाला पहला राज्य। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को, यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है। लागू करने वाला पहला राज्य था। ठीक है, गौर करने वाली बात यह है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित नहीं किया करता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि कौन सा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण की प्रावधान नहीं, तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अच्छा, इसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश की गई थी। पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश की गई। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 3 स्तरीय संरचना की इसकी सिफारिश करी गई थी। जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर क्या रहेगा? ग्राम पंचायत रहेगी। ऐसे कई समय समय पर कई समितियां पेश की गई, जैसे अशोक मेहता समिति भी प्रस्तुत करी गई थी। तो खैर, आप ऐसे मोटे तौर पर, सरसरी तौर पर मैंने बता दिया आप लोगों को कि पंचायती राज संस्थान क्या है और इसमें किस तरह के प्रावधान किए गए, कब जोड़ा गया। इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। बाकी आपका जो प्रश्न है उसको आप लोग याद रखिए। अब हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, कुछ अतिरिक्त बिंदु हैं दोस्तों कि पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। पंचायती राज मंत्रालय को कब बनाया गया था? तो 2004 में बनाया गया था दोस्तों। याद रखिए कि पंचायती राज मंत्रालय कब बनाया गया था? पंचायती राज मंत्रालय 2004। तो जो पंचायती राज मंत्रालय जो भी पंचायती राज या पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर कोई मसला है तो उसको पंचायती राज मंत्रालय निपटाने का कार्य करता है, देखभाल करने का कार्य करता है, या उसके नियंत्रण में ये सभी चीज़ें आती हैं। और इसे बनाया कब गया? तो 2004 में। तो आपको याद रखना है कि पंचायती राज मंत्रालय 2004 में निर्मित किया गया था। ब्लॉक की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 826 हैं। जिले कितने हैं? 75 हैं। मंडल कितने हैं? 18 हैं। और पंचायतों की संख्या कितनी अलग अलग आपको मिलेगी अलग अलग सोर्सेस में, तो आप उसको देख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों का सोलर हब में परिवर्तन। ये खबर प्रकाशित हुई थी दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का जो भी प्रमुख शहर हैं उनको सोलर हब में परिवर्तन किया जाना। तो उससे प्रश्न क्या बनता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सोलर बोर्ड का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ किया गया सोलर बोर्ड का उद्घाटन? आपके विकल्प हैं गोरखपुर, अयोध्या, बलिया, बस्ती। तो कहाँ किया गया दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी हाल ही में सोलर बोर्ड का उद्घाटन अयोध्या में किया गया। आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? अयोध्या सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या और वाराणसी के साथ साथ करीब 17 प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण भी किया गया। और जो हमारा अयोध्या है उसको राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसको भी याद रखिए आप लोग।
अयोध्या तथा वाराणसी के साथ साथ सत्रह प्रमुख शहर को सौर शहर के रूप में विकसित करने की परियोजना पर बात चल रही है। शहरों को सौर शहर के रूप में विकसित